हेलो व्यूवर्स, आपका इस यूट्यूब चैनल पे मैं चेतन सिंह स्वागत करता हूँ। आपका ये एडू अरवर यूट्यूब चैनल है। इसमें कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय पर वीडियो दिया जा रहा है। सबसे पहले हम पाठ्यक्रम जानते हैं। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और यूपी बोर्ड पर आधारित होगा। आपके यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। इसका पाठ्यक्रम सबसे पहले जान लेते हैं। विज्ञान कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए देखिए, इसमें 70 नंबर की लिखित परीक्षा होती है, जिसका केवल एक प्रश्न पत्र होता है और 30 नंबर का प्रयोगात्मक होता है या इसमें प्रोजेक्ट भी सम्मिलित होता है। तो 70 और 30 100, कुल आपका 100 अंकों का यह प्रश्न पत्र पूरा पाठ्यक्रम का बनता है, जिसमें न्यूनतम आपको थियरी में 23 अंक और जो आपका प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल है इसमें 10 अंक, कुल 33 न्यूनतम अंक पा करके उत्तीर्ण होना रहता है। इस आपके विज्ञान पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में डिवाइड किया गया है और इन 5 इकाइयों में कुल कितने कितने अंक के पूछे जाते हैं ये आप जान लीजिए। जैसे आपका है पहला, द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार। द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार ये है आपका 20 नंबर में पूछा जाएगा। दूसरा है आपका सजीव जगत में संगठन, ये 15 अंकों का है। गति, बल तथा कार्य, यह 25 नंबर का है। चौथा है आपका हमारा पर्यावरण, ये 6 नंबर का है। और पांचवा है खाद्य उत्पादन, ये है आपका 4 नंबर का। इस तरह से कुल 70 नंबर का आपका ये हो गया। प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य 30 नंबर का है। इस तरह से कुल आपका 100 नंबर का ये विज्ञान होगा। विज्ञान की जो पहली इकाई है द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार, इस द्रव्य, प्रकृति और व्यवहार के अंतर्गत आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार। आपका पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें जानते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। आसपास के 2 बार है, एक बार आप लिखिएगा आसपास के पदार्थ। पदार्थ क्या है, मैटर क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है। अब देखते हैं वह वस्तु, वस्तुओं से आप बहुत परिचित हैं। आपके आसपास दिखाई देने वाली तमाम वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुआ, ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं। जहाँ भी वो वस्तु रखा जाएगा कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब उस वस्तु के अंदर निहित द्रव्य की मात्रा। ये द्रव्यमान स्थान परिवर्तित करने पर भी नहीं बदलता। किसी वस्तु का द्रव्यमान, जैसे अगर यहाँ कोई 5 किलोग्राम द्रव्यमान का वस्तु है पृथ्वी पर, तो अगर उसको हम चंद्रमा पर भी ले जाएंगे तो भी उसका द्रव्यमान 5 ही किलोग्राम का होगा। तो वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान है उसमें, वो पदार्थ कहलाती है। अब इसके तमाम उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं। जैसे हमने तमाम उदाहरण यहाँ लिख दिया है। वायु, जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चीनी, रेत, चांदी, स्टील, तांबा, कोयला, लोहा, लकड़ी, बर्फ, अल्कोहल, दूध, तेल, केरोसिन, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, भाप, कार्बन, सल्फर, चट्टान, खनिज, आपकी कुर्सी, मेज, टेबल, पेन, कॉपी, ऐसे तमाम चीज़ें जितना भी आप अगल बगल अपने देख रहे हैं सब क्या हैं, द्रव्य हैं। इसको द्रव्य भी हम कह सकते हैं या पदार्थ कह सकते हैं। अच्छा, अब कुछ अन्य हम उदाहरण आपके दैनिक जीवन में देखते हैं कि जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, कपड़ा पहनते हैं,
पढ़ने के लिए कुर्सी मेज का उपयोग करते हैं, बिस्तर पे सोते हैं, अपने चारों ओर पशु पक्षी पेड़ पौधे बादल तारे आदि सभी देखते हैं। ये सब क्या है? सब पदार्थ हैं। अब कौन से चीज़ पदार्थ नहीं है, थोड़ा सा इस पर भी विचार किया जाए। जैसे जितनी भी चीज़ें हम लोगों को दिखाई दे रही हैं, जितनी भी चीज़ हम लोग अनुभव कर रहे हैं, छू रहे हैं, स्थान घेर रहे हैं, द्रव्यमान है, उस सब को हमने कह दिया कि वो पदार्थ हैं। अब थोड़ा सा सवाल ये उठता है कि तो कौन सी चीज़ पदार्थ नहीं है। अब इस पर थोड़ा सा विचार हम लोग करते हैं। जैसे वायु है, वायु स्थान घेरता है, चलिए ठीक है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते हैं, इसका केवल अनुभव करते हैं। वायु चलता है तो पत्ते हिलते हैं, हमें ठंड का अनुभव होता है। लू चलती है तो हमको गर्म का अनुभव होता है। तो यहाँ जो वायु होगा ये भी चूँकि स्थान घेरता है, भले हमको दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये पदार्थ होगा, ये पदार्थ है। लेकिन जैसे मित्रता, प्यार, दुख, बहादुरी, आकर्षण, विचार, सोचना, सुगंध, स्वाद, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, अन्य ये सब चीज़ें जो है ये ना तो स्थान ही घेर रही हैं और ना ही इसमें द्रव्यमान है। इसलिए ये सब चीज़ें क्या हैं? ये द्रव्य के उदाहरण नहीं हैं, ये पदार्थ नहीं है। देखिए हमारे जो प्राचीन मनीषी थे, वो प्राचीन मनीषियों ने सजीव और निर्जीवों को ये कहा कि ये सजीव और निर्जीव ये 5 मुख्य चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, जिनको आपने ऐसे पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये बहुत पुराने दार्शनिकों ने द्वारा बनाया गया है, जिसमें आपके 5 मुख्य तत्व हुए, ये पंच तत्व कहलाते हैं। वायु तत्व, अग्नि, जल तथा आकाश। और यूनानी दार्शनिक जो थे वो केवल 4 ही चीज़ों को मूल मानते थे। इन 4 चीज़ों में आपके पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये आकाश को नहीं मानते थे। अब हमें अन्य पदार्थों के बारे में पढ़ना है, उनके बारे में हमें मॉडर्न जानकारी चाहिए। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को सिर्फ 2 भागों में बांटा है ना। आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं ये प्रकृति के आधार पर, आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रकृति के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा। इस पदार्थ को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक है हमारा भौतिक गुणों के आधार पर और एक है रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर वास्तव में पदार्थ ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 3 प्रकार के भौतिक गुणों पर आधारित भागों को ही पढ़ना है। 5 प्रकार ये पूरे हैं: ठोस, द्रव, गैस, चौथा है आपका प्लाज्मा और 5वां है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसमें ये दोनों आपके कोर्स में नहीं है। आपको इसके बारे में भी हम बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले ये कोर्स में है उसको पूरा जान लेते हैं। ठोस, द्रव और गैस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और रासायनिक गुणों के आधार पर भी हम तत्वों को बांटेंगे, उसको भी आगे के भागों में हम अध्ययन करेंगे। ये क्या हैं? रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थों को बांटेंगे। नंबर 1 तत्व, आपके एलिमेंट होंगे। नंबर 2 यौगिक, ये आपके कंपाउंड होंगे। और नंबर 3 आपके मिश्रण होंगे, आपके मिक्सचर होंगे। तो इस तरह से हम पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं और प्रत्येक में इस तरह से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। अब जैसे जो पदार्थ है, ये पदार्थ को हम छोटा से छोटा करते जाएं, तो जब छोटा से छोटा करते जाएंगे तो देखेंगे कि ये बहुत सूक्ष्म कण भी इसमें बांटे जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो है बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इन सूक्ष्म कणों को हम परमाणु कह सकते हैं, अणु कह सकते हैं। इस पर हम और विशेष चर्चा आगे जब करते जाएंगे तो आप इसको पूरा विस्तार से जानेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि पदार्थ ये कणों से मिलकर बने होते हैं
पदार्थ को बनाने वाले जो सूक्ष्म कण होते हैं इन्हें हम परमाणु कह सकते हैं, ये अणु भी कहलाते हैं। ये हम मतलब मान सकते हैं कि जैसे एक बूंद अगर जल लेते हैं तो एक बूंद जल में लगभग 10⁻21 इतने कण, इतने अणु होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि बहुत ही सूक्ष्म हो गया, इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से अलग अलग करके नहीं देख सकते, ये इतने सूक्ष्म होते हैं। अब इन कणों के जो वस्तुओं के पदार्थों की जो कण हैं, इन कणों के गुणधर्मों के आधार पर ही उन पदार्थों के गुण होते हैं। तो कणों के गुणधर्म क्या क्या हैं? सबसे पहले इनके कुछ मुख्य गुणधर्म हम देखते हैं और फिर इन पर एक एक पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला आपका है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आप लोग ये वीडियो ध्यान से सुने, देखें और इसके बाद अपनी कॉपी में इसके नोट्स बनाएं। फिर जब ये सब पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन, इसके आंसर और अभ्यास इस तरह से ये अगली फिर वीडियो दे करके कराए जाएंगे। तब तक के लिए आप इसको खूब ध्यान से पढ़िए और ये नोट्स इस तरह से आपको बना करके दिए जा रहे हैं और इस तरह से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि यही तुरंत याद भी हो जाए आपको। तो ये कणों के गुणधर्म पर हम लोग विचार कर रहे थे, पढ़ रहे थे। नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ऐसे दूसरा है, पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। चौथा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये 4 गुणधर्म है, एक एक पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब इस बात को थोड़ा सा हम लोग क्लियर करेंगे एक एक्सपेरिमेंट द्वारा, एक एक्टिविटी द्वारा, कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है या नहीं होता है। अब आइए देखते हैं। आप क्या करिए, एक बीकर लीजिए। ये ऐसे हमने मान लीजिए कि एक ऐसे बीकर ले लिया। इस बीकर में आप जल भर दीजिए। मान लेते हैं कि 100 ml तक आपने जल भर दिया। ये 100 ml आपने जल भर दिया और 50 ग्राम आप नमक ले लीजिए। मान लीजिए कि एक ये ऐसे आपने एक पोर्सलीन प्याली ले लिया, इसमें नमक है, ये आपका 50 ग्राम नमक हो गया। और एक आपने ये बीकर ले लिया जिसमें 100 ml के लगभग पानी आपने ले लिया। एक काम करिए और कि यहाँ इस बीकर पे एक ऐसे निशान लगा दीजिए। अब ये जो नमक है, इस नमक को इसमें डाल दीजिए। क्या करिए, इस नमक को इसमें डालिए तो नमक पूरा इसमें चला जाएगा। अब एक रॉड की सहायता से, एक रॉड ले लीजिए, कांच की रॉड। मान लीजिए ये कांच की एक रॉड हो गई। इस कांच की रॉड से इसको हिला करके इसमें घोल दीजिए। जब आप हिला के इसमें घोल देंगे तो ये सारे जो नमक के कण थे ये इसमें घुल जाएंगे, गायब हो गए। अब देखिए क्या ये निशान ये बढ़ा? तो हम ये देखते हैं कि ये निशान बढ़ा तो है नहीं। जहाँ निशान लगा था पानी का तल वहीं है, ये ऊपर नहीं गया। इसका मतलब कि जो नमक का अणु हमने लिया, इतना नमक लिया, जो 50 ग्राम नमक लिया और बीकर में हमने डाल दिया, तो ये नमक कहाँ चले गए? तो यह निश्चित रूप से हो गया कि जो ये आपका विलयन तैयार हुआ, नमक वाला विलयन तैयार हुआ, जो जल के अणु थे उस जल के अणुओं के बीच नमक के अणु चले गए। जल के अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान था उस रिक्त स्थान के बीच में नमक के अणु चले गए। और इस तरह से हम ये बिल्कुल डिसाइड करते हैं, ये निश्चित करते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है। अब अगर हम इस विलयन को चखें तो वो नमकीन लगेगा। इसी तरह से आप शरबत बनाते हैं तो जो शरबत बनाते हैं वो आप चखते हैं तो कैसा लगता है? वो मीठा लगता है। तो
इससे ये निर्धारित होता है कि जो विलयन आपका तैयार हुआ, जो शरबत आपका तैयार हुआ, उसमें नमक के कण या जो शरबत बना आपका चीनी के कण वो उसमें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब इस थोड़ा सा कणों के बीच जो रिक्त स्थान है इस पे चर्चा करते हैं। सबसे कम ठोस में होता है। ठोस के कण बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, तो उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है वो सबसे कम होता है। ठोस से अधिक द्रव में होता है। द्रव के कणों के बीच की दूरी ये ठोस से ज़्यादा होती है, उनके बीच रिक्त स्थान और ज़्यादा होता है। और सबसे अधिक गैसों में होता है। गैसों में रिक्त स्थान, कणों के बीच का रिक्त स्थान ये सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। एक सूक्ष्म क्रिस्टल में, एक अगर छोटा से छोटा हम क्रिस्टल लेते हैं तो उसमें लाखों सूक्ष्म कण होते हैं। अब इस बात को हम लोग कैसे निर्धारित करें कि पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं? आइए एक छोटा सा फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक एक्टिविटी करते हैं, पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसके लिए आप फिर एक बीकर लीजिए। ये हमने एक बीकर लिया। इस बीकर में जल ले लीजिए। बीकर में हमने जल ले लिया। इसमें मान लीजिए कि लगभग हमने बीकर में जो जल लिया, कितना लिया? 100 ml ले लिया। 100 ml आपने बीकर में जल ले लिया। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट होता है आपका KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट आप इसमें डाल दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके आप इसको घोल दीजिए। ये जो बीकर में जो पानी है इसका रंग खूब गहरा बैगनी हो जाएगा। अब जो ये गहरा बैगनी आपका बीकर का पानी हो गया, इसमें से खाली 10 ml, एक फिर आप बीकर लीजिए, दूसरा बीकर, और इस दूसरे बीकर में मान लेते हैं यहाँ बना दिया, इस दूसरे बीकर में इसमें से 10 ml पानी ले लीजिए। कितना? 10 ml पानी। और 10 ml अब लीजिए और बाकी फिर इसमें और जल डाल दीजिए। कैसा? और पानी डाल दीजिए, H2O और पानी डाल दीजिए और फिर इसको 100 ml तक बना दीजिए। अब आप देखेंगे कि जो आपका पहला वाला बीकर था इसका रंग खूब गहरा बैगनी था, लेकिन इसका हल्का बैगनी हो गया। अब इसमें से फिर आप खाली 10 ml लीजिए और 10 ml लीजिए और फिर एक बीकर में 10 ml आपने ले लिया और फिर इसमें और पानी डाल करके और पूरा इसको 100 ml बना दीजिए। अब इसका जो रंग होगा वो इससे भी हल्का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक थोड़ा सा जो अणु है पोटेशियम परमैंगनेट का, वो पूरे पानी में फैल गया। तो पूरे पानी में फैल गया। आपने बहुत थोड़ा सा ही पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, वो 100 ml में था। फिर उससे 10 ml आपने लिया, फिर उसमें आपने देखा कि और हल्का रंग प्राप्त किया। फिर और ज़्यादा आपने पानी मिलाया तो और हल्का रंग प्राप्त किया, लेकिन रंग प्राप्त हो रहा है। यह रंग प्राप्त होना पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति को बता रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट ये उसमें है। तो पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति ये बता रहा है कि पदार्थ बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। एक बहुत आसान सा आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे आपके घरों में डिटॉल होता है। आप एक बाल्टी पानी लीजिए और उसमें बहुत थोड़ा सा डिटॉल डाल दीजिए। डिटॉल अब जब डाल देंगे तो उसकी महक से आप बता सकते हैं, उस पानी की महक से, कि इसमें डिटॉल पड़ा है या डिटॉल नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब कि डिटॉल डालने पर उसके कुछ न कुछ कण ये गए। तो यह इस बात को निर्धारित करता है कि पदार्थ के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तीसरा बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण ये लगातार गति करते रहते हैं। अब इस पे थोड़ा हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, ये किस तरह से पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है।
और तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा तेजी से बढ़ती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है और पदार्थों की गति ये बढ़ जाती है। तो अब ये देखते हैं कि पदार्थों में जो ये निरंतर गति होती है ये कैसे होती है, किन किन पदार्थों में किस तरह से होती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ठोस में क्या स्थिति होती है। सबसे कम ठोस में होती है। पदार्थ के कणों की जो गति होती है ये सबसे कम ठोस में होती है। द्रवों में मध्यम होती है, मतलब ठोस से कम होती है, और सबसे अधिक ये गैसों में होती है। सबसे ज़्यादा गैसों में ये होती है। अब इसको हम ये देखते हैं कि जैसे जब दो या दो से अधिक पदार्थ ये मिलाए जाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ ये मिलाए जाते हैं तो उनका एक अंतः मिश्रण तैयार होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के अंतः मिश्रित होने को ही हम कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं कि एक दूसरे में वो मिल गए, विसरित हो गए। तो विसरण हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ के कणों का अंतः मिश्रित होना ये विसरण कहलाता है। अब ये देखते हैं विसरण सबसे ज़्यादा गैसों में होता है, उससे कम द्रवों में होता है, और सबसे कम ये ठोसों में होता है। ठोसों में विसरण सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा द्रवों में होता है, और सबसे ज़्यादा गैसों में होता है। आइए अब इस हम विसरण को समझते हैं। विसरण आपको बताएगा कि निरंतर गतिशीलता भी हो रही है। अगर विसरित हो रहा है पदार्थ तो उसमें गतिशीलता है। तो आइए सबसे पहले हम गैसों के विसरण को ही जानते हैं। आप देखते हैं कि गैस के कण बहुत तेज़ी से सभी दिशाओं में फैलते हैं। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे आपके यहाँ खाना बनता है, खाना बनता है तो आप जान जाते हैं कि आज हमारे यहाँ बड़ी अच्छी सब्जी बन रही है। कैसे आप जानते हैं? उस खुशबू से जानते हैं। वो खुशबू दूर दूर तक फैलती है। उसी खुशबू से आप जानते हैं कि हाँ, आज हमारे यहाँ ये खाना बन रहा है, अच्छा खाना बन रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसे ही अगरबत्ती जलती है, उसकी खुशबू दूर दूर तक पहुँच जाती है। आप सेंट लगाए रहते हैं, इत्र, उसको आप जान जाते हैं। आपका जो एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर अगर कहीं लीक है तो तुरंत उसके गंध से आप जान जाते हैं कि नहीं, वो एलपीजी सिलेंडर हमारा लीक है। तो ये कैसे होता है? ये जो पदार्थ हैं ये गैस में, मतलब वायु में बहुत तेज़ी के साथ फैलते हैं और इस तरह से अपने उस खुशबू को चारों ओर फैला लेते हैं। तो इस तरह से गैसों में विसरण होता है। तो ये गैसों में विसरण कैसे हुआ? वो पदार्थ वायु में निरंतर गतिशील होकर के खूब दूर दूर तक फैल जाते हैं और गैसों में ये विस्तृत हो जाते हैं। इसी तरह से हम द्रवों का विसरण थोड़ा सा जानते हैं। द्रव में विसरण किस तरह से होता है? द्रव में जो विसरण होता है ये गैस की अपेक्षा धीमे होता है। द्रव में जो गैस का विसरण दर होता है ये, चूँकि द्रव का घनत्व ये गैस के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए ये कम विसरित हो पाते हैं। और इसी तरह से जब हम ठोस को लेते हैं तो ठोस का विसरण जो है ये और भी कम होता है, सबसे न्यून होता है ठोस का विसरण। ठोस का विसरण सबसे न्यून इसलिए होता है क्योंकि इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। इसके कणों का एक अपना निश्चित आकार और आकृति होता है और इसीलिए इसका विसरण सबसे कम होता है। अब ये हम देखते हैं कि ठोस का विसरण कैसे कम होता है। जैसे चाक से आपके ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा जाता है तो चाक के अणु ये बोर्ड के अणु से चिपक जाते हैं, बोर्ड के अणुओं से चिपके रहते हैं। अगर कुछ दिनों तक ऐसे छोड़ दिया जाए तो उसको साफ़ करने में थोड़ी कठिनाई होती है। थोड़ी कठिनाई क्यों हुई? क्योंकि बहुत कठिनाई के साथ वे उससे तो चिपकते हैं, लेकिन जब चिपक जाते हैं तो वो जल्दी छोड़ते भी नहीं हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि पदार्थ के कण ये निरंतर गतिशील होते हैं और गैसों में ये सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम और ठोसों में सबसे कम होता है। अब ये देखते हैं कि जो विसरण होता है, ये जो गतिशीलता है, ये किन बातों पर निर्भर करती है।
जैसे यहाँ हमने वैसे ही बता दिया है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा ये तेजी से बढ़ती है, जिससे इनकी गतिशीलता बढ़ती है। तो विसरण को कौन कौन से फैक्टर्स ये प्रभावित करते हैं, आइए ये हम जानते हैं। विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण के दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। नंबर 1 है भौतिक अवस्था, जैसे ठोस ये धीरे धीरे द्रव में, जबकि द्रव में तेजी से विसरित हो जाता है। जैसे अभी हमने आपको एक उदाहरण बताया कि पोटेशियम परमैंगनेट का आप लिक्विड लीजिए और अगर जल का लिक्विड लीजिए या डिटॉल आप लीजिए और पानी में डालिए तो तुरंत वो उसमें घुल जाता है, लेकिन अगर चाक आप घोलिए तो वो जल्दी नहीं घुलता है। तो विसरण जो है ये ठोस का धीरे धीरे और द्रव का उसके और तेजी के साथ होगा, गैस का सबसे तेजी के साथ होगा। ताप विसरण की जो दर होती है ये ताप के बढ़ाने के साथ बढ़ती जाती है। ज्यों ज्यों हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे त्यों त्यों गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ विसरण का दर बढ़ जाता है। घनत्व पदार्थ का घनत्व जितना कम होगा उसके विसरण की दर उतनी अधिक होगी। हम देख सकते हैं ठोस का घनत्व सबसे कम, ठोस का घनत्व सबसे अधिक, इसलिए विसरण सबसे कम। द्रव का घनत्व ठोस से अधिक, द्रव का घनत्व ठोस से कम और इसका विसरण ठोस से अधिक। और गैस का घनत्व सबसे कम, इसलिए घनत्व सबसे कम है, इसलिए विसरण दर सबसे अधिक है। फिर अगला हम जानते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा हमारा पॉइंट है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कणों के बीच जो आकर्षण है ये सबसे अधिक ठोस में होता है, द्रवों में मध्यम होता है और सबसे कम गैसों में होता है, या यूं कह सकते हैं कि गैसों में बिल्कुल नगण्य होता है। ठोस में आकर्षण होता है, ये हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं, जैसे नल की टोटी आप खोल दीजिए और नल की टोटी में आप अंगुली लगा दीजिए। तो जब आप अंगुली लगाते हैं तो द्रव के कण आपके अंगुली के दोनों तरफ इधर और उधर ये बट जाते हैं, लेकिन फिर आप देखते हैं कि आगे जब वही द्रव आगे बढ़ता है, आपका पानी वही आगे बढ़ता है, तो फिर वो मिलकर के एक धार बना लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या, वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करके और फिर जुड़ करके वो धार बना लेते हैं। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। धन्यवाद।